यही बताना चाह रहा हूँ मैडम, फ्री 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 की एक बातें चल रही हैं। अब मैं आपके सामने क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये सारा का सारा बिल आप दिखाइए, इसमें मैडम आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे यूनिट ऑफ कंजम्पशन दिखाई देती है, कितना लिखा हुआ है? आप कैमरे पे दिखाइए, मैं चाहूंगी। ये कितना लिखा हुआ है? 0। और बिल कितना है मैडम? 1970 रुपये का। दूसरी चीज़ आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार ने हैंडीकैप्स की पेंशन और महिलाओं की विडोज़ की पेंशन बंद की हुई है। अब एक बहुत बढ़िया स्कैंडल आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बिल मेरे घर का छापा नहीं हुआ है और बीजेपी के घर का छापा नहीं हुआ है, ये BSES ने छापा हुआ है बिल, ठीक है ना। इसका CA नंबर भी चेक कर सकते हैं, और किसी का भी जिसको भी कंफर्मेशन करनी हो वो अपने घर का बिजली का बिल चेक कर ले। यहाँ पे एक 7% पूरे बिल के ऊपर ये पेंशन सरचार्ज ले रहे हैं। पेंशन सरचार्ज मतलब ये बढ़िया तरीका है कि बिजली में आपसे सामान खरीद रहा हूँ तो आप अपना जो यूनिट का रेट है वो बताइए, मैं आपसे खरीद लूँगा। आप पेंशन के पैसे ले रहे हैं और पेंशन किसी को दे नहीं रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? और वो भी ऑथराइज किसको किया हुआ? एक प्राइवेट कंपनी को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन भाई साहब से एक सामान खरीदा, इन्होंने कहा 100 रुपये का है, बाद में मैंने पेमेंट कर 100 रुपये प्लस टैक्सेस, तो आदमी सोचता है 10 रुपये टैक्स होगा भाई। बाद में इन्होंने मेरे से 117 रुपये मांग लिए, तो मैं इनसे पूछूंगा 117 रुपये किस बात के? कह रहे जी 100 रुपये का सामान था, आपको टैक्सेस बताए नहीं। मैंने कहा भाई 10 रुपये टैक्स है। तो उन्होंने कहा 7 रुपये वो क्या है जी, मेरे कुछ गरीबों की मदद करता हूँ उसके लिए पैसे ले रहा हूँ 7%। तो ये कोई तरीका है? BSES कैसे ले सकता है 7%? ये आपने भी आज तक, मैडम आप एंकर हैं, आपके भी किसी मीडिया चैनल से, आपको पता है कि 7% जो है ना सरकार जो है इस पर ये टैक्स ले रही है, पेंशन टैक्स ले रही है। ये देखिए लिखा हुआ है पेंशन सरचार्ज 7% और टोटल अमाउंट यूनिट, मतलब जो कितने समय से चल रहा है सर ये तो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है मैडम। ये कितना पुराना बिल में देखना पड़ेगा कि कब से चल रहा है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ये तब गुजरात भी पहुंच रहे केजरीवाल, कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह हम विकास करेंगे, फ्री बिजली फ्री पानी। अब मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, ये तो बात हुई जो लोग पे कर रहे हैं। अब मैं फ्री वालों को बताता हूँ। आप सिर्फ इतना सोचिए कि जिसका बिल फ्री आ रहा है BSES का, उसका अगर बिल आता तो कितने का आता? 500 रुपये का। 500 रुपये का मतलब ईयरली कितना हो गया? 6,000 रुपये। और साल का कितना हो गया? वो 5 साल का कितना हो गया जो इनका टेन्योर होगा? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का बेनिफिट देगा तो कोई भी सोचेगा कि भाई मेरे को 30,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, मैं उसकी बात को बड़ी करता हूँ। लेकिन पानी गंदा आ रहा है, ठीक है, पानी गंदा आ रहा है, उससे लीवर खराब होता है। और एक बार भी हॉस्पिटल में अगर लीवर ट्रांसप्लांटेशन की स्थिति आ जाएगी तो कितने खर्च होंगे मैडम? 30 लाख रुपए। किसी ने सोचा है? 30 लाख रुपए आपके घर के सारे लोगों का। एक योजना है बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने एक लॉन्च की हुई है, जिसके अंदर 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, उसको बंद कर रखा है। आप क्यों नहीं बेनिफिट होने दे रहे? अरे केंद्र दे रहा है ना पैसा, पैसा किसी के बाप का नहीं है, पब्लिक का पैसा केंद्र में जाता है, वहां से पब्लिक के लिए आता है। तो आप दे दो ना वो योजना। क्यों नहीं देना चाहते? क्यों? व्यक्तिगत है। हमने हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया, ये कर दिया, ये सारी स्थितियां। वो दावे करते हैं कि दवाइयाँ फ्री कर दी। अरे सब कुछ फ्री कर दिया, यहाँ पे मौत भी फ्री कर दी है। घर बैठे मौत दे रहे हैं, ये फ्री तो है। फ्री पानी दे के आपको, गंदा पानी दे के मौत फ्री है। और जब उस डेवलपमेंट का आप क्या करेंगे मैडम, जब आदमी मर ही जाएगा? मान लीजिए इसको सिंगापुर बना दें आप, और कल मैं हुई नहीं तो सिंगापुर का क्या करूंगा मैं? तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज है जो पब्लिक को पता होना चाहिए। अभी लड़ाई क्या रह जाती है अल्टीमेटली? व्यक्तिगत। कौन है जी? सोनी सिसोदिया जी लड़े हैं, कुछ उसके चाहने वाले होंगे, कुछ उसकी कास्ट के होंगे। यहाँ से कौन लड़े हैं जी? यशपाल जी लड़ रहे हैं, फलाने लड़ रहे हैं। उनका ये चुनाव आखिरी में यहाँ तक सीमित रह जाता है, लेकिन असली मुद्दा तो भूल ही जाते हैं पब्लिक। लेकिन जो पब्लिक वोट दे रही है उसको ये पता है, इसलिए 210% कोई कुछ भी कहता रहे, ये वोट मोदी जी को जाएगा। और ये फ्रॉड है। बात ये नहीं है, जब ये आए थे ना सत्ता में, तब जो बातें कही थी ठीक कही थी, इसलिए पब्लिक ने वोट दिया था। लेकिन ये नहीं पता था। मैं आम आदमी हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रोशर अच्छा था, मटेरियल खराब था। लोगों ने ब्रोशर पे वोट दे दिया, मटेरियल खराब निकला। ठीक है, इनका कहने का मतलब है जिस तरीके से ये कह रहे हैं, जिस तरीके इन्होंने दावे किए कि जिस तरीके से वो दावे करते हैं कि बिजली फ्री है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जूझ रही है आम समस्याओं से। और हमने आपको जिस तरीके से ये जमीनी स्तर पर सच्चाई दिखाई है वो है पांडव नगर इलाका, जहां से मनीष सिसोदिया के भतीजे इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। और जिस तरीके से ये हमने नहीं, आम जनता ने बताया है कि आखिर यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, आखिर लोग कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये जनता को तय करना होगा कि MCD चुनाव में जनता किस तरफ जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मित्रों, लंबे अरसे के बाद इस गांधीनगर में किसी प्रेस वार्ता को मैं संबोधित करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी मित्रों का स्वागत है।
गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और गुजरात के चुनाव इस समय अपने अंतिम चरण में हैं। जितने भी चुनावी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका यह मानना है कि गुजरात के इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में इस देश की जनता को बराबर अंतर देखने को मिला है। जो कहा यदि वह किया होता तो आज के वर्षों पहले हमारा यह देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। जो भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है, उस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने इस देश में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। जो हम लोगों ने कहा उस काम को किया। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को कोई उठाकर देख सकता है। नेता के संकट से गुजर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी यह विश्वसनीयता के प्रमाण की प्रतीक बन चुकी है इस भारत की राजनीति में। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब से उन्होंने शासन की बागडोर 2014 से अपने हाथों में संभाली है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा हुआ है। वल्लभ भाई पटेल भी, जिन्होंने पूरे भारत को एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दोनों गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक रहे। लेकिन 21वीं सदी में कह सकता हूं कि गुजरात की गौरव और अस्मिता का भी कोई प्रतीक है तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज उस प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी उल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और इसे भी मैं अपना संयोग मानता हूं कि वो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन मैं भी उस मां की कोख से पैदा हुआ हूं जिसका नाम श्रीमती गुजराती देवी है। तो मेरी तरफ से इतना ही है कि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी, आपने अभी जिक्र किया उपस्थिति और अस्तित्व का। इस चुनाव का तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि हमको उपस्थिति की लड़ाई और अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं। अगले आने वाले चुनाव में किस तरीके से आप देखेंगे इन दोनों पार्टियों? नहीं, अस्तित्व तो बचा रहेगा कि नहीं बचेगा, अथवा बचेगा कि नहीं बचेगा, इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। वो तो राजनीतिक पार्टियां ही बतला सकती हैं। लेकिन जन सामान्य का विश्वास, जन सामान्य का भरोसा हमारे नेतृत्व के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति तेजी से बढ़ा है। अब ये गुजरात के ही रहने वाले हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। जिस तरीके से गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। आतंकवाद के मोर्चे पर मोदी जी के नेतृत्व में एक हमें जबरदस्त कामयाबी मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही धारा 370 यह समाप्त हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री यहां के श्री भूपेंद्र पटेल जी, जिस समय वो बने थे तो लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, क्या होगा, कैसी सरकार चलेगी। लेकिन हमारे भूपेंद्र पटेल जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है और जनहित में उन्होंने फैसले लिए हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं इस मंच से भी उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है
इस बार के चुनाव में भूपेंद्र पटेल जी जन सामान्य का विश्वास हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। आपके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, अस्तित्व के बारे में। मैंने कहा ना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उपस्थित होंगे तब बदलाएंगे। राजनाथ जी, यूसीसी का बार बार जिक्र आ रहा है। आम आदमी पार्टी का इस पर कहना है कि अगर इसको लाना ही था तो बीजेपी बहुत पहले इसको ला देती, बीजेपी का इसको लाने की कोई मंशा ही नहीं। मैंने क्यों, जहां जहां जरूरत पड़ी है हमने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है, ला रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक कर ये लोग देखें। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी है। को तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन भारत की अस्मिता, भारत के गौरव, भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे भी भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करती है, वह चाहे किसी भी जात, किसी भी कौम, किसी भी मजहब का क्यों। जो लिपिड है, जो इसराइली फिल्मकार, उन्होंने बाकायदा कश्मीरी फिल्म्स को लेकर कहा कि ये प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। कहाँ, मुझे फिल्म वगैरह के चक्कर में हम जानते ही हैं कहाँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।